ये जो सीआरपीसी में पढ़ा गया था 82 कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, उसमें आपका तमाम छोटी छोटी चीजें बताई गई थी और एक क्वेश्चन आपका प्री में ज्यादा चांस रहता है कि बनेगा। अब किस मॉडल से क्वेश्चन बन सकता है ये भी तमाम मॉडल आपके बताए गए और कोरिलेट करके भी बताया गया। चलाइए सब पंखा पूरा ऑन करिए, जितना है सब सब ऑन कर दीजिए। देखिए आज आपका जो मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया गया था, आज आपका जो शुरू करना है 83 से शुरू करना है। 83 से भी आपका प्री में भी क्वेश्चन बना है और आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक कि एपीओ में तो 84 से भी क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ तक कि 85 से भी बना है। यानी कि एपीओ में भाई जे में तो मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एपीओ में मैं बता दूं छोटे छोटे जो धाराएं हैं वहां से भी क्वेश्चन आयोग ने बना रखा है। तो आपका 82, 83, 84, 85 इनसे आपका मान के चलिए कि एक तरह से 4 क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। बच्चे आगे बढ़िए, इधर है तो जगह, आगे बैठिए इधर अगले पर। कपड़ा कहाँ है? कपड़ा दे। ये आपका क्वेश्चन बनता है, तो आइए 83 को शुरू किया जाए। देखिए फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाना है। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये बनाना है कि पहले तो आपका गिरफ्तारी का वारंट जारी होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट न्यायालय ने जारी किया हो। ऐसी दशा में न्यायालय को ये विश्वास कराया जाएगा कि हजूर जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है वह व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। केवल यही विश्वास नहीं कराना पड़ेगा, एचजेएस में प्री में इसके बाद आपका पूछा गया है कि एक और बात दिखानी पड़ेगी कि इसके कारण आप द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, यानी कि वारंटी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। तब न्यायालय चाहे तो लिखित प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा जारी कर सकता है और अपेक्षा कर सकता है व्यक्ति से कि वह उद्घोषणा में दिए गए स्थान और समय पर न्यायालय में हाजिर हो। लेकिन जो हाजिर होने का समय दिया जाएगा वह उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के बाद का ही होगा, ये बताया गया था मुख्य रूप से। जब उद्घोषणा हो गई तो उद्घोषणा के बाद यानी कि फरारी की घोषणा के बाद या भगोड़ा होने की घोषणा के बाद ऐसे भगोड़े व्यक्ति की अब न्यायालय संपत्ति पर अटक करेगा और ऐसे भगोड़े व्यक्ति की चल और अचल दोनों संपत्तियों को जब्त करने, अटैच करने या कुर्क करने का आदेश न्यायालय दे सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, ये आपका एजेस में भी बना था ये क्वेश्चन कि कुर्की का आदेश कब दिया जाएगा। तो वारंट के साथ, उद्घोषणा के साथ, उद्घोषणा के बाद कभी भी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उद्घोषणा के बाद ही दिया जाएगा। यानी कि सामान्य नियम ये हैं कि उद्घोषणा के बाद कभी भी न्यायालय ऐसे उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, चाहे उद्घोषणा के 1 मिनट बाद दे, 1 घंटा बाद दे, 2 दिन बाद दे, 3 दिन बाद दे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर उद्घोषित व्यक्ति
न्यायालय में आ जाता है, तब उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह न्यायालय में अब क्या हो गया है, हाजिर। याद है कि हाजिर होने के पहले दिया जाता है, हाजिर जब हो गया तो मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन दो ऐसी कंडीशन मिलेगी जहां की 82 और 83 का यूज साथ साथ किया जा सकेगा, यानी कि आपवादिक दशा में धारा 82 के तहत फरारी की घोषणा और धारा 83 के तहत ऐसे फरार व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश साथ साथ दिया जा सकता है। लेकिन ये नियम नहीं है, मैं फिर बता दूं, ये क्या है, एक्सेप्शन। अब आपका बिहार में जो पूछा गया क्वेश्चन कि कुर्की किस पर डिपेंड करती है, तो कुर्की डिपेंड करती है प्रोकुमुलेशन पर। और मैं बताया था कि प्रोकुमुलेशन किस पर डिपेंड करता है, गिरफ्तारी के वारंट। तो क्रम से भी मैं बताया था, पहले क्या होगा, गिरफ्तारी का वारंट, उसके बाद क्या होगी, उद्घोषणा, और उसके बाद क्या होगी, कुर्की। ये बिहार में क्वेश्चन बना है कि किस पर कौन डिपेंड करता है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं अच्छा बता रहा हूँ, जो यूपीएससी बार बार बना रहा है, कि जो हिंदू विधि में आपका 7 स्टेप है, यानी कि जो सप्तपदी का प्रावधान है, यानी कि विवाह के समय पवित्र अग्नि के समक्ष 7 पग चलने का जो माने पति और पत्नी द्वारा, यानी कि पुरुष और स्त्री द्वारा जो सात सात पद चलना अनिवार्य है कि डिपेंड करता है, अनिवार्य नहीं है। आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 जाकर पढ़िएगा कि अनिवार्य नहीं है। अगर प्रथा के अनुसार विवाह हो रहा है और उस विवाह में सप्तपदी का प्रावधान है उस प्रथा में, तब विवाह तब पूर्ण होगा जब 7वां पग क्या कर लिया जाए, पूरा। अगर विवाह अन्य तरीके से हो रहा है, प्रथागत तरीके से, और उसमें सप्तपदी का प्रावधान नहीं है, तो सप्तपदी करना अनिवार्य नहीं है। तो सप्तपदी क्या करती है, डिपेंड करती है कि क्या जिस तरीके से मैरिज हो रहा है, जिस कस्टम के अनुसार, उस कस्टम में सप्तपदी है, तब तो भाई करना पड़ेगा, और नहीं है तो आवश्यक नहीं। यानी कि डिपेंड आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे बेयर से देखा जाए, आपका आपका 83 को शुरू किया जाए, और 83 में जो छोटी छोटी बातें हैं वह देखिए भाई। मेन के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए तैयार रखिएगा। देखिए एक शब्द मैं बता रहा हूँ, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की 83 में है। पहला देखिए, धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम यानी कि चल, या अस्थावर यानी कि अचल, अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। अब इतना पल समझिए, तब आगे बढ़ा जाए। यानी कि आपका 83 का क्लाज 1 कहता है कि जिस न्यायालय ने धारा 82 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ फरार होने की क्या किया था, उद्घोषणा, वह न्यायालय उद्घोषणा के बाद कभी भी, किसी समय भी, तो चाहे उद्घोषणा के 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, इससे हमें मतलब नहीं है, उद्घोषणा के बाद कभी भी रीजन या कारण को लिखते हुए ऐसे उद्घोषित व्यक्ति, तो फिर पॉइंट पकड़ना है, व्यक्ति शब्द लिखा है, अभियुक्त नहीं, तो व्यक्ति में कौन शामिल है, अभियुक्त भी शामिल है, गवाह भी शामिल है, प्रतिभू भी शामिल है, यानी कि किसकी संपत्ति कुर्क हो सकती है,
अभियुक्त की भी, यानी कि जो अपराध किया है, जो जमानतदार भाग गया उसकी भी, और आपका जो गवाह था उसकी भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुर्की का आदेश कब दिया जा सकता है? तो जनरल रूल यही मिला कि उद्घोषणा के बाद कभी भी। दूसरा, इसमें कुर्की का आदेश कौन न्यायालय दे सकता है, ये भी सतर्क रहना है। तो जिस न्यायालय ने धारा 82 के तहत इसके पहले क्या जारी किया था, उद्घोषणा। भाई दूसरा न्यायालय नहीं, कौन न्यायालय? जिसने धारा 82 के तहत क्या जारी कर रखा है, उद्घोषणा। कुर्की का आदेश, अब किस संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जा सकता है? चल की अचल की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो किस संपत्ति की? दोनों की। अब लेकिन, यानी कि जो ये क्लाजुवन का परंतुक है, ये एक अपवादिक दशा है। अपवादिक दशा का मतलब कि जो नियम हमने बताया उसका अपवाद है। अपवाद इसलिए है कि सामान्य नियम ये हैं कि उद्घोषणा के बाद कभी भी कुर्की का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन अपवाद दो है, जहाँ की उद्घोषणा और कुर्की का आदेश न्यायालय साथ साथ दे सकता है, अर्थात धारा 82 और 83 दोनों को एक साथ अप्लाई किया जा सकता है, दोनों का यूज एक साथ किया जा सकता है। तो आइए अब बैरक की भाषा देखिए। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्य रूप से यह समाधान हो जाता है, समाधान मने बिलीव हो गया, विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है, पहले इतना समझिए, अर्थात जो न्यायालय किसी व्यक्ति के खिलाफ फरारी की घोषणा करने वाला है, अगर उस न्यायालय में एफिडेविट दिया गया हो, यानी कि शपथ पत्र दिया गया हो, या शपथ पत्र न दिया गया हो, किसी अन्य तरीके से उस न्यायालय को ये बिलीव हो जाए, ये विश्वास हो जाए, क्या विश्वास हो जाए? कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम उद्घोषणा जारी करने जा रहे हैं, वह व्यक्ति क्या हो गया है, तो अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का बयान करने वाला है। बयान मतलब डिस्पोज ऑफ, इसको हम बताएंगे, पहले तोड़ लें। पहला ये आया कि अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से का क्या करने वाला है, बयान। बयान का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ, अभी बताते हैं उसको पहले। दूसरा खंड है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय के लोकल जुडिक्शन या क्षेत्रीय अधिकारता या स्थानीय अधिकारता से क्या करने वाला है, हटाने वाला है। फिर एक बार समझिए, तो जो न्यायालय सीआरपीसी की धारा 82 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी करने वाला है, या तो उस न्यायालय में शपथ पत्र दिया गया हो या अन्य किसी तरीके से उस न्यायालय को बिलीव हो जाता है। क्या बिलीव हो जाता है? कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं उद्घोषणा जारी करने वाला हूँ धारा 82 के तहत, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी पूरी संपत्ति या उसके कुछ हिस्से का बयान करने वाला है। बयान का मतलब डिस्पोज ऑफ, यानी कि बयान का मतलब कि नष्ट कर देगा, बयान का मतलब विक्रय करने वाला है, बयान का मतलब बंधक करने वाला है, बयान का मतलब कि आपका पटा पर देने वाला है, और बयान का मतलब कि दान देने वाला है। अभी दिया नहीं, लेकिन संभावना है कि क्या करेगा, अपनी संपत्ति का डिस्पोज ऑफ। दूसरा, या अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को
न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता से यानी कि उस न्यायालय की एरिया से कहाँ हटाने वाला है, बाहर। यानी कि प्रयागराज का न्यायालय है और प्रयागराज से ट्रक पर लाद कर कहाँ लेकर भाग जाएगा, दिल्ली। तो यदि न्यायालय को ये बिलीव हो जाए दो में से कोई एक चीज, तो न्यायालय अब क्या कर सकता है, इंतजार नहीं करेगा। अब उद्घोषणा यानी कि धारा 82 का आदेश और कुर्की यानी कि धारा 83 का आदेश साथ साथ दे सकता है। अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक बार अच्छे से जानिए, सामान्य नियम यही है आपका कि पहले उद्घोषणा तब कुर्की का आदेश। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। दो कंडीशन ऐसी है जहाँ की उद्घोषणा और कुर्की का आदेश क्या दिया जा सकता है। दो कंडीशन रट डालिए। पहला क्या है कि ऐसा उद्घोषित व्यक्ति क्या करने वाला है, अपनी संपत्ति, पूरी संपत्ति की कुछ हिस्सा, पूरी संपत्ति या कुछ हिस्सा क्या करने वाला है, ब्याज, या क्या करने वाला है, न्यायालय की अधिकारिता से क्या करने वाला है, हटाने वाला। तो 82 और 83 साथ साथ। अगला देखिए आपका भाई, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला देखिए खंड 2 देखिए आपका। अब न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश निकल चुका है। अब प्रोसीजर बताया जाएगा कि कुर्की कैसे की जाएगी। तो आपका देखा जाए, एक भूमिका थोड़ा बांध दिया जाए तब आपका देखा जाए भाई। मान लीजिए ये एक व्यक्ति था और इसके खिलाफ धारा 83 के तहत आपका कुर्की का आदेश दे दिया गया कि एक ही चल और अचल दोनों संपत्तियों को क्या किया जाए, कुर्क किया जाए। अब न रहे तो क्या किया जाए बताइए क्या उपाय है, आप ही बताइए। अब न रहे तो क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं है अब न रहे भाग जाए तो खोदते रहे जीवन भर, कहीं मर जाएगा, खत्म कहानी नहीं पड़ोसी नहीं भाई, पड़ोसी की हो गई तो अभी अगली धारा है 84 आपका, यानी कि गेहूं के साथ घुन पीस गया तो बताया जाएगा पहले 83 हो जाए। संपत्ति नहीं है तब कहाँ से भाई आप कुर्क करेंगे, कहाँ से कुर्क करेंगे, संपत्ति होनी चाहिए। इसका देखिए थोड़ा व्यवहार में बताएंगे। देखिए इसका व्यवहारिक रूप ये है कि जो बड़े बड़े माफिया होते हैं या बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि अपने नाम संपत्ति ही नहीं रखते, अपने रिश्तेदारों के नाम रख देते हैं, उनके नाम खरीद देते हैं। यानी कि वही रंगा सियार या बेनामी जो कहा जाता है, आपका टीपीए की धारा 41 वाला। और अपराध करते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क होती है। तो वहीं आपका झोपड़ी ओपड़ी घर पर है, पुलिस वाले गए झोपड़ी ओपड़ी बुलडोजर बाबा के कृपा से क्या किए, गिरा दिए, और उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। तो झोपड़ी टांग कर थाने में लाइए या वहीं क्या करिए, झोपड़ी का एक एक मांस गिरा दीजिए, तो ही बताया जाएगा कैसे इसमें बुलडोजर चलता है। तो पहले आगे बढ़ाया जाए तब। अब जब एक कंसेप्ट बना लिया जाए तब खंड 2 चला जाए। जब कुर्की का आदेश हो गया तो ऐसी दशा में अब ऐसे व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। कुर्क करने के तमाम तरीके कानून में दिए गए हैं। आपका मान लीजिए कि भैंस है तो कैसे कुर्की होगी, तो भाई पुलिस वाले जब्त करेंगे, जब्त करके कितने दिन थाने में बैठा कर भैंस को खिलाएंगे। तो भैंस जब्त करने के बाद आदेश दिया जाएगा कि भैंस को क्या किया जाए, बेच दिया जाए। तब तक इसी में आ जाएंगे नेताजी बीच में। नेताजी अपने चेलों को लगा देंगे और 1 लाख की भैंस 10,000 में मिल गई। चेले भी खुश कि हमारी सरकार है। दरोगा जी भी खुश कि कुछ मिल गया, आपका प्रमोशन हो जाएगा जल्दी, सब खुश। और अभियुक्त भाई बेचारा क्या हुआ है, फरार। तो आपका पहला मैंने दूसरा आपका देखा जाए, अगर क्षयशील संपत्ति है
यानी कि पनीर उनीर ही मिल जब्त हो जाए तब क्या किया जाएगा, तो तुरंत बेचने का क्या दिया जाएगा, आदेश। क्षयशील संपत्ति ज्यादा समय तक। इसके बाद मकान को बस मान लीजिए है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ फरारी की घोषणा हुई वह बस उस बस का मालिक था, तो भाई बस को कैसे कुर्क किया जाएगा। तो दो तीन तरीके हैं, या तो बस को जब्त किया जाए और पुलिस वाले लाकर थाने में खड़ा कर दें, कागज पर लिख दें कि ये बस क्या हो गई है, कुर्क। एक और तरीका है, वह तरीका यह है कि बस को कुर्क कर लिया जाए। इसके लिए रिसीवर न्यायालय नियुक्त कर दे, रिसीवर बस को चलवाए और हिसाब किताब हमेशा किसको देता रहे, न्यायालय को। एक तरीका है प्रापक नियुक्त कर दिया जाए जो देख रेख करे। इसके बाद मकान आपका करना है तो क्या होगा, तो मकान अगर कुर्क करना है तो या तो पूरा मकान लाकर थाने में खड़ा कर दीजिए, भाई ये उपाय है। दूसरा उपाय न आए तो एक एक ईंट तोड़कर कहाँ ले आकर खड़ा करिए, थाने में। एक एक दरवाजा खड़ा कर दीजिए। या एक और तरीका है कि मकान का मेन गेट बंद कर दिया जाए, बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताला लगाकर सफेद कपड़ा लपेट दिया जाए। इस न्यायालय की इस आदेश द्वारा यह मकान क्या हो चुका है, कुर्क। कभी देखा है कि नहीं, सफेद कपड़ा लपेट कर उस पर मार्कर से लिखा रहता है और उस सील को तोड़ना अपराध है। ये तो कई तरीके हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई बाबा जी कैसे बिना न्यायालय के आदेश के तोड़वा देते हैं, तो बाबा जी थोड़े तोड़वा रहे हैं, वही है अभी सुबह भी बताया गया। परमादेश या मैंडमस की रेट, तो सरकार की इच्छा है कि जो अवैध रूप से मकान बने हैं बिना नगर निगम के द्वारा या एडीए द्वारा पास किए हुए या नक्शा के विपरीत, तो एडीए का माने विकास प्राधिकरण का ये कार्य है कि इन मकानों को ध्वस्त करे। तो भाई जो विरोधी रहता है उसका मकान क्या होता है, सरकार इशारा भर करती है और ध्वस्त हो जाता है। यानी कि जो अधिकारी सोए रहते हैं, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, बस सरकार हल्का सा क्या करती है, पुश इशारा। भाई ये नहीं कि योगी जी आकर गिरा रहे, ये तो उनका कर्तव्य ही था, लेकिन वो गिरा नहीं पा रहे तो सरकार का संरक्षण मिल गया, तो भाई गिरा दिए मकान। क्योंकि मकान भाई बिना अवैध था। क्यों अवैध था, क्योंकि विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए ही क्या हुआ था, बना। कंगना रनौत का भी मकान ढा दिया गया आपका बिना नोटिस के, उनका भी थोड़ा बहुत बिना नक्शा के ही बना था। हाँ, बैंक में पैसा रखें सीज हो जाता है, खाता होता सीज करने का आदेश तो चल संपत्ति मानी जाएगी। इनका खाता सीज किया जाए, यानी कि खाता सीज का मतलब ना तो उसमें एक पैसा पड़ेगा और न निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ खाता सीज। अब वैसे ही पड़ा रहेगा, अब कब तक पड़ा रहे वो जाने न्यायालय। भाई तमाम चीजें हैं, चल संपत्ति है, वो खाता होता है, इसमें कोई देखिए भाई। अभी कह करके देखिए जो तरीका बताया गया वही तरीका अब लीगल तौर पर देखिए। खंड 2 देखिए, ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की को प्राधिकृत करेगा। इसका मतलब कि प्रयागराज जिला के न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया, तो ऐसे व्यक्ति की प्रयागराज जिले में जितनी संपत्तियां हैं, अब वह संपत्तियां क्या कर की जाएगी, कुर्क प्राधिकृत करेगा, मैं अथराइज करेगा कि प्रयागराज में जितनी संपत्तियां हैं इनको क्या किया जाए, कुर्क। आगे देखिए, और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक अभियुक्त था, प्रयागराज के न्यायालय ने उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। तो पहला नियम याद रखिए, जितनी प्रयागराज में उसके पास संपत्ति है
वह संपत्ति स्वतः कुर्क हो जाएगी, यानी कि पुलिस को प्राधिकृत करेगी कि वह कुर्की करे, कोई तामझाम नहीं है। लेकिन अगर उसकी संपत्ति कहीं बनारस में है, कहीं लखनऊ में है, तो वहाँ कुर्की करना है। और आदेश किसने दिया है कुर्की का? प्रयागराज के न्यायालय ने। तो एक उपाय करना पड़ेगा। ऐसी दशा में उस जिले के कौन पृष्ठांकन करेंगे, कौन कुर्की के आदेश पर साइन मोहर मार देंगे, तो जिले में कुर्की होगी? जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम। एक उदाहरण पकड़िए, यहाँ पूछा जाता है। मान लीजिए प्रयागराज के न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया और उस व्यक्ति की जो संपत्ति है जिसके खिलाफ कुर्की का आदेश दिया गया है, प्रयागराज में न होकर बनारस में है। तो बनारस में भी उसकी संपत्ति कुर्क होगी, लेकिन किसके आदेश से, माने किसके पृष्ठांकन से? तो बनारस के किसके? डीएम के। मैंने याद रखे किसके? जिला मजिस्ट्रेट। आगे देखिए, तीसरा खंड देखिए भाई, आपका दूसरा हो गया तो तीसरा देखिए। यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य चल चल संपत्ति है, यानी कि अब आपका जो सतर्क रहना है, खंड 3 और 4 में भी अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, सतर्क रहिएगा। खंड 3 ये बताता है कि जिस संपत्ति को अटैच करने का आर्डर न्यायालय ने दिया है, अगर वह संपत्ति मूवेबल संपत्ति है, चल संपत्ति है, या कोई आपका डेट है, यानी कि ऋण है, तो क्या ऋण को कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? क्या चल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? और अगर चल संपत्ति को कुर्क किया जाता है तो इसका तरीका क्या है? तो पहले तो ऋण एक समझिए, फिर चल संपत्ति, तब कानूनी तरीका बताया जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ सीपीसी में भी अभी आपका उत्तराखंड जी में आया भी था, गारनीसी, निर्णित ऋणी का क्या? ऋणी। तो गार्निशी भी इसी में हम बताएंगे कोलेट करके, लेकिन पहले दो चीजें समझिए। अगर कोई संपत्ति ऋण है तो एक ऋण दिलवाज भाई। मान लीजिए एक व्यक्ति था, इसके खिलाफ धारा 82 की तरफ की 82 के तहत फरारी की घोषणा हुई, फिर आपका 83 के तहत किसी की घोषणा, आपका कुर्की का, और एक की जो संपत्ति कुर्क करना है वह क्या है? ऋण। ऋण का मतलब ये हुआ कि ए ने बी को 5 लाख रुपया क्या दिया है? उधार। तो क्या ए ने जो बी को 5 लाख रुपया उधार दिया है, क्या ये कुर्क हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब कैसे होगा बताया जाएगा तरीका, पहले ये दिमाग में बैठाइए कि ऋण भी कुर्क हो सकता है। तो न्यायालय क्या आदेशित करेगा बी को कि हे बी, ये 5 लाख रुपया हमारे आदेश से क्या हो चुका है? कुर्क। अब तुम किसको न लौटाना? ए को। तो ये कह सकता है न्यायालय। अब इसी में आपका गारनीसी समझना है। गारनीसी का मतलब होता है निर्णित ऋणी का ऋणी। और गार्निशी पर समझिए भाई, ये अभी बताएंगे हम, फिर अभी बेरक से, अभी बिना बेरक के चल रहा है ये। मान लीजिए पहले गार्निशी इसी में समझ लीजिए, तब आपका आगे बढ़ा जाए। देखिए, ए और बी में मुकदमा चला। ए ने मांग किया कि हजूर बी हमारा 10 लाख रुपया उधार लिया है और ये 10 लाख रुपया आप हमें कानून का पालन करते हुए बी से दिलवाइए। दोनों में मुकदमा चला, किसमें किसमें? ए और बी में। ए जीत गया और बी क्या हुआ? हार गया। यानी कि ए डिक्रीदार और बी जजमेंट डेटर, या निर्णित ऋणी या हारने वाला।
ए को डिक्रीदार कहेंगे सीपीसी के तहत, और जो हारा है हम क्या कहेंगे, निर्णित ऋणी। अब डिक्री का पालन कराया जाएगा और बी से ए को कितना रुपया दिलवाया जाएगा, 10 लाख। इसी बीच पता लगता है कि बी तो 5 लाख रुपया किसको उधार दिया है, सी को। तो ऐसी दशा में क्या जो ये सी को भी उधार दिया है, क्या ए डिक्री का निष्पादन सी के खिलाफ करा सकता है कि नहीं करा सकता है, भाई करा सकता है। तो किसको हम गार्निशी कहेंगे इंग्लिश में, तो गार्निशी कौन हो गया, सी। तो सी कौन हुआ, निर्णित ऋणी का ऋणी, यानी कि जो पक्षकार हारा है उससे उधार लिया था, और उसी उधार लेने वाले को हम क्या कहते हैं, एक लाइन में गार्निशी। आदेश 21 सीपीसी का नियम 46, आदेश 21 का रूल कौन सा है, 46। इस बार आपका उत्तराखंड जे में आया था। इस बार गार्निशी क्या होता है, आगे बढ़ा जे भाई। अगर संपत्ति चल संपत्ति है, चल संपत्ति जैसे नोट हो गया, खाता हो गया बैंक का, वाहन हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, मुर्गा मुर्गी अंडा, अब कितना बताया जाए और बस हो गया, आपका एरोप्लेन हो गया, अंगूठी हो गई, इत्यादि। तो फिर एक बार सतर्क रहिए, ये सिविल मामला नहीं है, ये कैसा मामला है। अब तुरंत आपको पहले कोरिलेट करना पड़ेगा भाई, धारा 60 और 83। फिर एक बार भाई कंसेप्ट बनाए तब बैरक शुरू होगा। अगर मामला सिविल मामला होता तो धारने वाले की सभी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती थी, क्योंकि धारा 60 सीपीसी में उन संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनकी कुर्की संभव नहीं है। फिर एक बार याद रखें, अगर मामला सिविल मामला हो तो सेक्शन 60 सीपीसी में उन प्रॉपर्टी का उल्लेख है जिनकी कुर्की नहीं होगी, ये दिया गया है। लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा कोई नियम नहीं है। एक एक ईंट, एक एक बर्तन और एक एक ताला चाबी सब क्या हो जाएगा, कुर्क। यानी कि कोई संपत्ति कुर्की से मुक्त नहीं है, चाहे वह लाकर हो, चाहे बैंक खाता हो, चाहे बस हो, या खाने के बर्तन हो, क्योंकि ये आपका सिविल मामला नहीं है, कैसा मामला है, आपराधिक। तो ये ना कह दीजिएगा कि बर्तन छोड़ देंगे, बर्तन भी उठा लाएंगे पुलिस वाले, और दो चार चांदी का निकले तो स्वयं क्या करेंगे लेकर, कौन रिकॉर्डिंग हो रहे हैं और कौन देख रहा है भाई, कोई देख रहा है बताइए देखिए, वो तो जज साहब चले गए तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए, और जज साहब की बात क्या किए पुलिस वाले। अब देखे कि मामला ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन माना पड़ेगा जज साहब को भी, रात भर बुलडोजर के सामने क्या रहे, डटे रहे, यानी कि प्रण ले लिए कि जब तक बुलडोजर नहीं हटेगा मैं भी यहाँ से। अब ये सोचे रात भर, अब कुछ लोग कह रहे पानी वानी पिए कि नहीं, जाकर देखिए वहाँ भाई घटना स्थल पर जाएंगे तभी तो, रात भर आप भी रहिए मीडिया जैसे, तो पानी पिए कि खाना खाए कि क्या हुआ, कि बिना खाए धरने पर है, जाकर देखिए। अब आगे फिर एक बार ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 83 में कोई संपत्ति मुक्त नहीं है, सभी संपत्तियों को क्या किया जाएगा, कुर्क। चाहे अंडा हो या आपका कुछ भी हो, पनीर हो, खाने का सामान हो, अनाज हो, बैल हो, बकरी हो, भैंस हो, इससे मतलब नहीं है। तो आगे देखिए आपका, अब बेरेट की भाषा आई है भाई, क्योंकि देखिए आपका, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया है ऋण है, ऋण हम बता ही चुके हैं, या अन्य जंगम संपत्ति है, जंगम मतलब कि चल संपत्ति है, तो इस धारा के अधीन कुर्की कैसे की जाएगी, तो ढंग दिया गया है कुर्की का, देखिए, अभिग्रहण द्वारा की जाएगी। अभिग्रहण मतलब जब्त कर लीजिए, सीज कर लीजिए,
यानी कि बस है तो बस को जब्त कर लिया जाए, गाय बैल भैंस है तो उसको क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए भाई, चल संपत्ति है तो। दूसरा है रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी, तो रिसीवर ही आपको समझना है। अभिग्रहण तो आ गया ना जब्ती द्वारा, कि बस को जब्त करके कहाँ खड़ा कर दिया जाए, थाने में। लेकिन दूसरा हम बता रहे हैं कि भाई न्याय ऐसी दशा में जो कुर्की हो सकती है वह प्रापक नियुक्त करके हो सकती है, रिसीवर नियुक्त करके हो सकती है। तो रिसीवर होता क्या है, किसे नियुक्त किया जाता है, अब थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 2 क्वेश्चन आपका यूपीजे में आया, सीपीसी में रिसीवर पर ही तमाम क्वेश्चन बनता है। प्रापक जो होता है या इंग्लिश में रिसीवर, रिसीव करने वाला, यानी कि इसका मतलब कि जो विवादित संपत्ति है या जो कुर्क संपत्ति है उस संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए न्यायालय एक कहिए कि अभिभावक या गार्जियन या देख रेख कर्ता नियुक्त कर देता है, जो संपत्ति को प्राप्त करेगा, संरक्षण करेगा, देख रेख करेगा इत्यादि, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रापक। तो बताइए प्रापक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, माने न्यायालय द्वारा। रटे रे, किसके द्वारा, सिविल मामलों में प्रापक की नियुक्ति के बारे में सारवान प्रावधान आपका सीपीसी की धारा 94 में है, जबकि प्रक्रिया बताई गई है सीपीसी के आदेश 40 में। अब आइए अगला क्वेश्चन यूपीजे का, कि प्रापक की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्डर में, तो कौन सा आर्डर मार्क कराएंगे, 40, ये पहला। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, प्रापक वादी का अभिकर्ता होता है, प्रतिवादी का होता है, न्यायालय का होता है, उपर्युक्त सभी। तो किसका, तो हाँ न्यायालय का। प्रापक की नियुक्ति कौन करता है, वादी प्रतिवादी न्यायालय, कौन करता है, न्यायालय। प्रापक लोक सेवक है कि नहीं है, यानी कि धारा 21 आईपीसी में वो क्या है। और अंतिम क्वेश्चन जो बनता है कि कलेक्टर को किस आर्डर के किस रूल में रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, तो रटा मार कर जाइए, आदेश 40 का नियम 5, आदेश 40 का नियम 5, ये बताता है कि कब कलेक्टर, डीएम ना मार दीजिएगा, हम सब जो बोल रहे हैं ध्यान देना है, एमपी अभी फंसा दिया था। जब जिला मजिस्ट्रेट बोले तब जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर हम बोल रहे हैं तो आपको क्या वहां देखना है, कलेक्टर, यानी कि डीएम वहां मार दीजिएगा, अंतर है भाई आपका। तो कलेक्टर को तो आदेश 40 के किस नियम के तहत, 5। अब आइए आपका रिसीवर नियुक्त करवा जाए, कोई तो संपत्ति देखी जाए, बस ही देखा जाए चल संपत्ति में। एक उदाहरण आपका सबसे अच्छा क्या है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति था, ये फरार हो गया, इसकी चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया। ए बस चलवाता है, यानी कि ए की बस चलती है, ठीक। अब बस क्या, पहला ये है कुर्की का तरीका कि जब्त कर लिया जाए, यानी कि बस को पकड़कर और थाने पर लाकर क्या किया जाए, खड़ा। दूसरा तरीका भी है कि बस खड़ा रहेगी तो खराब हो जाएगी, तो इसके लिए उपाय ये है कि न्यायालय एक रिसीवर नियुक्त कर दे जो बस को जब्त करे, जब्त करने के बाद बस की देख रेख करे, बस को चलवाए, और जो उसका हिसाब किताब करे, और हिसाब किताब किसको देता रहे, न्यायालय को। तो ये क्या हो सकता है कि किसकी नियुक्ति करके जब्त किया जा सकता है, बस को किसकी नियुक्ति करके किया गया, रिसीवर की। अगला देखिए तीसरा, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले
लिखित आदेश द्वारा की जा सकेगी। यानी कि इसका मतलब कि जो उद्घोषित व्यक्ति हैं या उद्घोषित व्यक्ति के घर वाले हैं, उनको संपत्ति का परिदान करने से रोककर आपका कुर्की की जा सकती है। तो संपत्ति का परिदान करने से रोकवाइए, एक दो तो रोकवाइए। तो देखिए भाई, रोकवाज आपका संपत्ति से परिदान करने का दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक तो आपका गिरवी का बताया जाए और दूसरा उदाहरण आपका ऋण का बताया जाए। सबसे अच्छा एक गिरवी और दूसरा कौन सा उदाहरण बताया जाए? उधार का। देखिए, ए ने बी को 5 लाख रुपया उधार दिया था। ए की संपत्ति की कुर्की का आदेश हो चुका है। तो शुरुआती दौर में ही हमने बताया कि ऋण भी कुर्क किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ऋण की कुर्की का क्या तरीका है? तो ये भी तरीका हो सकता है कि न्यायालय बी को आदेशित करे कि तुम ए को या ए के घर वालों को ये पैसा अदा करना कि न करना। न करना, क्यों न करना? क्योंकि ये 5 लाख रुपया न्यायालय के आदेश से अब क्या हो चुका है? पूर्व। तो ये मैंने रोक दिया जाए, प्रतिषिध कर दिया जाए, मतलब क्या हुआ? बी द्वारा ए को संपत्ति देने से क्या किया जाए? रोका जाए। एक गिरवी का उदाहरण देखिए। गिरवी समझ रहे हैं कि नहीं भाई लोग? देखिए, अब नहीं समझ रहे हैं तो फिर गिरवी पहले बताया जाता तो उदाहरण दिया जाए। वैसे संविदा अधिनियम में देखिए, गिरवी भाई आपका गिरवी रुपलीज कहा जाता है। गिरवी रूपी उपनिधान, यानी कि देखिए आपका पीपीए में बताया जाएगा, थोड़ा जब मार्केट चलेगा तब बताया जाएगा। लेकिन आपका 2 मिनट पहले समझिए एक्स्ट्रा जाकर, तब उदाहरण हम बताते हैं। मान लीजिए ये एक लड़का है, इसकी शादी या विवाह अभी अभी तय हुआ और ये चाहता है कि अपनी भावी पत्नी माने कौन? बी को एक हाईटेक फोन दे। उस कौन अच्छा है भाई? कोई नाम हम बताइए तभी तो हाँ? देखिए भाई, आपकी महक जी बता रही हैं, आगे बैठी हैं। कौन बताइए? कौन? हाँ, देखिए, इनकी डिमांड है एप्पल, यानी कि सेब नहीं। यानी कि ये कह रहे हैं इनकी डिमांड नहीं भाई, फिर शब्द वापस लिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि एप्पल का फोन अच्छा है। तो कम से कम हमें लगता है 40-50 हजार का तो मिलेगा ही। सही है ना? थोड़ा अच्छा ही दिलवाए भाई, क्यों बेकार दिलवाएंगे? इच्छा है तो भाई, इच्छा की क्या किया जाए। आगे देखिए भाई, अब गिरवी आ जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब एक के पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है और जो दहेज की रकम मिली बाप ने रख लिया है। तो कई जगह लड़ाई हो जा रही है बेटे बाप में, जाकर देखिए। बेटा कह रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, ये डीजे वो डीजे, ये डांस करने वाले। अब बाप कह रहे हैं कि एक पैसा नहीं खर्च करेंगे। कई जगह आपस में लड़ जा रहे हैं बाप बेटे। तो भाई, एक को एक रिंग सेरेमनी में अंगूठी मिली थी, कुछ तो दिलवाया तभी तो। और एक की इच्छा है कि हम भावी पत्नी को क्या दे? अंगूठी माने मोबाइल। तो ये एक सुनार के पास जाता है, सुनार से कहता है कि 50 हजार रुपया दो, हम मोबाइल खरीद कर देंगे। तो सुनार कहता है कि कुछ गारंटी लाओ तभी तो लेकर भाग जाओगे, 50 हजार तो हम क्या करेंगे? तो जो लड़का है अपनी रिंग सेरेमनी की अंगूठी सुनार के पास गारंटी के रूप में रखता है कि हम भागेंगे नहीं। और कितना उधार ले लिया? 50 हजार। अब मान लीजिए अपराध कर दिया लड़का, अपराध करके क्या हो गया? फरार। तो अब ये जो अंगूठी रखा है गिरवी संपत्ति, क्या इसे पूर्व न्यायालय कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कह देगा कि पैसा लेकर आए तो अभी आएगा तो देना मत, क्योंकि ये अंगूठी इसकी क्या हो गई है? अब पूर्व।
यानी कि गिरवी संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। आपका बैंक में है वो भी बता ही दिया गया। ये जो तरीका हमने तीन बताया, या तो जब्त करके, या आपका रिसीवर नियुक्त करके, या संपत्ति का परिदान करने से रोक कर उस व्यक्ति को, ये दो, एक तरीका, दो तरीका या तीनों तरीका अपनाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अगला देखिए, ये तो चल और ऋण में हुआ। अब अचल संपत्ति आ जाए। अगला खंड बढ़िए भाई, खंड 4। यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है अचल है, तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें भूमि स्थित है। अब आइए, अब अचल संपत्ति पर आ जाए। देखिए, आपका जो पिछला खंड 3 था वह केवल दो संपत्तियों के लिए हमने बताया, एक डेट या ऋण के लिए, और दूसरा कौन सी संपत्ति, चल। खंड 4 की संपत्ति के लिए रहेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल। अब आइए, अगर जिस संपत्ति की कुर्की करना है वह अचल संपत्ति है तो पहले एक निकाल लीजिए। अगर वह अचल संपत्ति राज्य सरकार को रेवन्यू देती है, भू राजस्व देती है, तो ऐसी अचल संपत्ति की कुर्की किसके माध्यम से होगी, तो उस जिले के कलेक्टर, डीएम न मार दीजिएगा, क्योंकि राजस्व मामलों में कौन आएगा, व्यक्ति वही है लेकिन आएगा कौन, कलेक्टर। मान लीजिए कृषि भूमि थी, कृषि भूमि का वह भू राजस्व सरकार को देता था फरार व्यक्ति, और उसकी खेती वाली भूमि को कुर्क करना है, तो किसके माध्यम से खेती वाली भूमि कुर्क होगी, क्योंकि राज्य सरकार को क्या दे रही है, रेवेन्यू, तो किसके माध्यम से होगी, कलेक्टर। और अन्य भूमि, अब एक भूमि निकाल दीजिए ये, इसके अलावा जितनी भूमियां बच रही हैं जिसे सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है उसकी कुर्की कैसे होगी, तो तीन तरीका इसके लिए भी दिया गया है। देखिए, तीन तरीका। कब्जा लेकर किया जाएगा, तो एक उदाहरण बना लिया जाए, सबसे अच्छा है आपका, कोई तो उदाहरण बनाना ही पड़ेगा भाई, मकान का ही बनाया जाए। एक के पास एक 5 मंजिला मकान था, ध्यान से अब समझिए ये उदाहरण। 5 मंजिला मकान था, इसमें 100 किराएदार हैं, मान के चलिए भाई, किराएदार भी रख दिया जाए ताकि और एक दो खंड निकल जाए। 100 किराएदार हैं। ये फरार व्यक्ति था, एक की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, तो ऐसी दशा में यह जो मकान है यह रेवेन्यू सरकार को नहीं देता। अगर देता मकान तो आपका कह सकते हैं किसके माध्यम से इसकी कुर्की होती, कलेक्टर। तो रेवेन्यू नहीं देता तो इसकी कुर्की कैसे की जाएगी मकान की, तो पहला उपाय है कि कब्जा लेकर की जाएगी, पोजीशन लेकर किया जाएगा। इसका मतलब कि न्यायालय आदेशित करेगा कि सभी किराएदारों को कहाँ करो, बाहर, इस पर कब्जा लो, सभी रूमों में ताला लगाओ और मेन गेट में भी ताला लगाओ, और सफेद कपड़ा लपेट कर मोहर और मार कर क्या कर दो, ताले को सील। देखे होंगे कई मकानों में, आप शहर में कभी जाइए तो कई मकान पर वहीं सफेद लगा रहता है कपड़ा, ताला में सफेद कपड़ा लपेटा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह मकान अब क्या हो चुका है, कुर्क, कुर्क हो चुका है। अब ये है कि या तो पूरा मकान ढहा कर लाइए, तो उससे अच्छा तो है कि कब्जा उस मकान पर क्या किया जाए, न्यायालय की ओर से। भाई कब्जा लेने तो न्यायाधीश जाएंगे नहीं, भले बुलडोजर के सामने लेट जाए, आदेश का पालन तो पुलिस ही करेगी। भाई आदेश का पालन कौन करेगी, पुलिस। तो पुलिस गई अपना, किराएदारों को भगाई और क्या की, वहां कब्जा लेकर ताला बंद कर दी। पहला नियम ये रहा। दूसरा देखिए,
रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जा सकेगी। अगर संपत्ति अचल संपत्ति है तो इसकी कुर्की भी रिसीवर या प्रापक नियुक्त करके किया जा सकता है। तो रिसीवर भी नियुक्त करा दीजिए। अब देखिए कैसे इसमें रिसीवर इसी उदाहरण में नियुक्त होगा। न्यायालय के आदेश से ये 5 मंजिला बिल्डिंग कुर्क हो गई। न्यायालय ने एक संरक्षक नियुक्त कर दिया कि तुम इस बिल्डिंग की देख रेख करो, 100 किराएदारों को न हटाया जाए, उनकी भी रोजी रोटी है। तो कहा जाएगा किराएदारों को कि तुम रहो, लेकिन मालिक को किराया न देना। अब किराया प्रत्येक माह किसको देना? तो किसको देना? रिसीवर को। और रिसीवर हिसाब किताब करके वह कहाँ जमा करता रहेगा? कोर्ट में। इसके लिए रिसीवर को पारिश्रमिक मिलता है भाई, न्यायालय तय करता है, कुछ भाई फ्री में थोड़े कोई काम करेगा। यानी कि इसके लिए क्या मिलता है? आपका कह सकते हैं कि पारिश्रमिक। अगला देखिए, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी व्यक्ति को संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। तो ये भी सही है कि इसी उदाहरण में तीसरा भी आ गया। 100 किराएदार थे, हुआ कि आप किराए में रहिए, लेकिन अब किराया आप मालिक को न दीजिएगा क्योंकि मालिक फरार हैं और ये संपत्ति अब हम क्या कर चुके हैं? कुर्क। तो भाई मालिक को न दीजिए तो किराया किसको दिया जाए? तो इसके लिए नियुक्त कर सकता है क्या न्यायालय? रिसीवर। यानी कि एक ही उदाहरण में आपका ये जो 3 तरीके हमने बताया, इनमें से किसी 2 या तीनों से आपका कह सकते हैं कि कुर्की की जा सकती है। तो ये लास्ट उदाहरण बताया जाए और एक ही साथ तीनों प्रावधान को क्या कर दीजिए? लागू। देखिए, न्यायालय ने आदेश दिया तो इस मकान पर कब्जा ले लिया गया। तो कब्जा पहला है। इसके बाद इस मकान की देख रेख के लिए किसको नियुक्त कर दिया गया? रिसीवर। दूसरा, और किराएदारों से कहा गया कि तुम मालिक को किराया न देना, किसको देना? रिसीवर। तो तीनों खंड समाहित एक ही उदाहरण में हो गया कि नहीं? हो गया। ये याद रखे, तीनों खंड एक ही उदाहरण में हमने क्या किया? बता दिया। अगला देखिए भाई, आपका खंड 5। यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो न्यायालय समीचीन समझता है, मैंने उचित समझता है, तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है। और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। विक्रय के आगम न आए यानी कि विक्रय से प्राप्त धन, आगम मतलब क्या? धन। ना तो उसको लिख लेना है। बहुत, ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। अगर कुर्की हुई और जिस संपत्ति की कुर्की हुई है वह जीवधन है। जीवधन मतलब बताया गया, बैल है, गाय है, आपका कह सकते हैं कि बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, मुर्गा है, मुर्गी है, कुत्ता है, बिल्ली है, इत्यादि। तो कुछ, तो ऐसी दशा में अब क्या थाने वाले कितना दिन तक कुर्क करके और थाने में भोजन कराएंगे इन लोगों को? तो ऐसी दशा में न्यायालय उचित समझे तो तुरंत विक्रय का आदेश पशुओं को देगा और पशुओं की विक्रय किया जाएगा। विक्रय नीलामी द्वारा होता है, यानी कि बोली लगती है भाई कि भैंस को खड़ा करा दिया गया, आइए पूरा जिला, पूरा समाज आए और भैंस की कम से कम कीमत निर्धारित कर दी गई, बोली लगाइए। मान लीजिए 10,000 निर्धारित की गई, तो 10 फिल्मों में भी देखे होंगे, 10 लोग बैठे हैं कुर्सी पर, 10,001, 10,002, लेकिन अब 10,000 जैसे 3 बोलने को हुआ, एक आदमी कहा कि 10,000 को नहीं, 11,000। तो अब यानी कि कितने पर? 11,000 पर अब बोली चलने लगी। तो आपका 11,000, 12,000, अंतिम बोली जो लगेगी
उसी पर मुर्रा भैंस क्या होगी, बिकेगी। तो अंतिम बोली लगेगी। आपका बताइए, ये जो बोली लगाया जाता है, ये प्रस्ताव है कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। भाई संविधान नियम पढ़ाना है, अभी तो शुरू ही हुआ है। प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, आमंत्रण। यानी कि आप प्रस्ताव करिए बोली लगा के, हम हथौड़ा पीट कर क्या करेंगे, आपके प्रस्ताव को स्वीकार किसी रस्मी तरीके से। क्योंकि प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया जाएगा, ये संविदा अधिनियम की धारा 3 में क्या बताया गया है। रस्मी तरीके से भी हो सकता है, इसका मतलब कि आपका हथौड़ा गिराकर। अगला देखिए आपका दूसरा ये आया कि अगर संपत्ति ऐसी है जो क्षयशील हो। क्षयशील मतलब बहुत दिन तक कुर्क करके रखी नहीं जा सकती, जैसे पनीर वनीर इत्यादि। कितना दिन तक रखेंगे, तो तुरंत बेच बाच कर क्या करिए, निपटा दीजिए, भाई ज्यादा दिन न रखे। छठवां खंड देखिए, इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्ति कर्तव्य क्या होगा। तो अभी तो बताया गया कि रिसीवर की नियुक्त कर्तव्य और शक्तियां किस आर्डर में सीपीसी के दी गई है। बताया गया था ना अभी, सीपीसी के किस आदेश में दिया गया है, 40। बस हो गया समाप्त भाई, कि जो सीपीसी में शक्ति कर्तव्य है, वहीं रिसीवर का शक्ति कर्तव्य क्या होगा यहाँ भी। तो इस प्रकार थोड़ा कठिन जरूर था आपका। ये 84 देखा जाए भाई, 84 से भी मेंस में भी क्वेश्चन बन चुका है और प्री में भी लगातार बनता है। पहले कॉन्सेप्ट बनाइए 84 का, तब आपका जैसे कि ये कह रहे थे कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, 83 के तहत इसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया और ए के पास तो कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन पुलिस वाले पहुंचे हैं, तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं जल्दी। तो खाली हाथ पुलिस वाले न आए, ए का भाई बी था और इसी की संपत्ति क्या कर लिए, कुर्क। इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं ए था और घुन बी था, तो गेहूं के साथ बेचारा कौन पीस गया, घुन। बस उसका, बस आपका उसका जो मैंने अपराध ये था, अपराध तो हम नहीं कहेंगे, मैंने वह इसलिए पीस गया कि वह उद्घोषित व्यक्ति का भाई था। आपका संपत्ति, यानी कि इसका मतलब ए के पास संपत्ति ही नहीं है और बी की संपत्ति पुलिस वाले गए जब्त कर लिए। तो ऐसी दशा में ए की भी संपत्ति थोड़ा बना दिया जाए, वो तो अलग बात है। मान लीजिए ए की संपत्ति कुर्क करने पुलिस वाले गए, तो ए की भी संपत्ति कुर्क कुछ किए और उसी बीच बी इसका भाई या कोई और भी था और किसकी संपत्ति गलती से कुर्क कर लिए, बी की। तो अगर ये अपनी संपत्ति की वापसी की मांग करता है, यानी कि उद्घोषित व्यक्ति मांग करता है, तो सेक्शन पकड़े रहिए 85 लागू होगी। और उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मांग करता है, तो कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 84। पहले सेक्शन पकड़ना है। अगर उद्घोषित व्यक्ति अपनी संपत्ति की वापसी की डिमांड करता है, तो इसके लिए जो सेक्शन काम करेगा वह 85 करेगा। और उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति करता है, तो इसके लिए सेक्शन कौन काम करेगा, आपका 84। तो देखिए मेंस प्री में भी बना है, मेंस में, कि उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति अपनी संपत्ति कुर्क की गई संपत्ति की वापसी की मांग कैसे करता है, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो जैसे ही उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति आए, कौन सी धारा लिखनी है, 84। और उद्घोषित व्यक्ति आ जाए तो 85। दोनों मेंस में आ चुका है। तो ये जो भी मांग कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका प्री में जेस में, कि कितने दिनों के अंदर अपनी संपत्ति के रिटर्न के लिए आपका आवेदन न्यायालय में दे दे,
तो कुर्की से कितने दिन के अंदर? 6 माह। भाई याद रखिए, कितने दिन के अंदर? 6 माह। तो आइए अब 84 देखा जाए आपका। अब 84 भाई भूमिका बंध गई, तो आपका एक दो टेक्निकल प्रश्न भी इसमें आते हैं, पढ़ाते समय हम बताते हैं उसको। आपका देखिए 84 पहले देखिए, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। तो फिर सतर्क रहिए, कुर्की के बारे में जो दावे और आपत्ति 84 में की जाती है, वह उद्घोषित व्यक्ति नहीं करता, बल्कि कौन करता है? उद्घोषित से भिन्न। देखिए आपका, यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर, अभी हमने बताया कितने दिनों के भीतर? 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, यही पॉइंट पकड़िए, उद्घोषित व्यक्ति अगर दावा करता है तो कौन सी धारा लागू होगी? 85। और उद्घोषित से भिन्न करता है तो 84। तो इस उदाहरण में कौन करेगा? ए की बी करेगा? बी। अगला देखिए, व्यक्ति से भिन्न है, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है, यानी कि वह संपत्ति उसकी है, या उस संपत्ति में कोई इंटरेस्ट है, और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और न्यायालय उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर करेगा या नामंजूर। यानी कि इस उदाहरण में आगे बढ़ाया जाए, बी आता है, न्यायालय में आपत्ति करता है या आवेदन देता है इतने माह के अंदर कुर्की के तारीख से 6 माह का। फिर न्यायालय ए के आवेदन या आपत्ति की जांच करेगा, मैं बी के, और न्यायालय या तो बी की आपत्ति को स्वीकार करे या इनकार करे, या भागतः स्वीकार और इनकार कर दे, या यानी कि कुछ भी न्यायालय कर सकता है, या तो भागतः या पूर्णतः। यानी कि मान लीजिए कहा कि 2 प्लाट हमारे, आपने कुर्क कर लिया, तो पूर्णतः मतलब कि पूरा खारिज कर दे आवेदन न्यायालय कि तुम्हारा एक भी प्लाट नहीं है, सब घोषित का है। अंशतः का मतलब कि कह दे न्यायालय कि एक प्लाट तुम्हारा है, वापस लो, और एक प्लाट तुम्हारा नहीं है, ये तो फरार व्यक्ति का है, ये तुम्हें हम वापस नहीं करेंगे। कुछ भी कर सकता है। परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता के मृत्यु के बाद कौन जारी रख सकते हैं या कर सकते हैं? तो उसके विधिक प्रतिनिधि। यानी कि मान लीजिए इस उदाहरण में बी मर गया, तो क्या दावा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किसके द्वारा किया जा सकता है? बी के विधिक प्रतिनिधि। यहाँ विधिक प्रतिनिधि का मतलब वही होगा जो सीपीसी की धारा 211 में दिया गया है। अगला देखिए खंड 2, इसको बताया जाए भाई, तो आपका सोमवार को बताया जाएगा, थोड़ा दिक्कत आ रही है। फिर आपका 84 शुरू किया जाएगा। थोड़ा इधर उधर अब हो रहा है भाई, अगला क्लास आज नहीं चल पाएगा भाई। आपका अगला क्लास चलना मुश्किल है। तो आपका देखिए सोमवार को जो शेड्यूल आपका है, 4 बजे से 5 बजे तक जीएस की क्लास चलेगी। हिस्ट्री शुरू किया जा रहा है पहले। तो जो लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं अपना 4 बजे आएंगे, और लॉ की क्लास आपका 5 बजे से चलेगी। यानी कि आपका जो जीएस की क्लास चलेगी वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगी। तो जो लोग जीएस पढ़ने के इच्छुक हैं, आपका 3-4 दिन आकर डेमो ले सकते हैं। भाई अच्छा लगे तो पढ़िए, ना अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री पहले शुरू करवाई जा रही है। समय 4 बजे से 5 बजे तक जीएस चलेगा, और 5 से 7:30 तक उधर ला चलेगा। यानी कि चूंकि गर्मी भी बढ़े तो 5 बजे सही है। ला का जो क्लास है 5 से इधर अब कितना कर दिया जाए,
7:30 कोई दिक्कत नहीं।